गाइस वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि हमारी अर्थ कितनी तबाह हो चुकी है और सारी ग्रीनरी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, जिसका मतलब है कि नेचुरल ऑक्सीजन भी नहीं रही। ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोग मरते जा रहे थे और ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी। हमें दिखाते हैं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ करने की वजह से बचा हुआ था, लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ रहे थे। उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से अजीब बीमारियां लग रही थीं। फिर हमें एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम ईथन था। उसकी वाइफ को भी सेम बीमारी थी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वो सब लोग एक कॉर्पोरेशन के लिए वर्क करते थे जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने का काम करती थी। फिर हमें दिखाते हैं उस कंपनी की CEO रजीना ईथन और उसके दोस्त जूड को वहाँ बुलाती है और कहती है कि ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और अगर कुछ ना किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ईथन उनकी इसमें हेल्प कर सकता है। ईथन को समझ नहीं आता, जिस पर वो उन्हें एक लैब में लेकर जाती है जहाँ वो देखते हैं एक बहुत बड़ी मशीन थी जो कि टाइम ट्रैवलिंग मशीन थी। वहाँ एक साइंटिस्ट आता है जो उसे बताता है कि ये टाइम मशीन उसके फादर ने ही बनाई है। फिर रजीना उससे कहने लगती है कि इस मशीन को चलाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट तुम्हारे फादर ने तुम्हें इस वॉच की सूरत में दिया है जो अभी तुमने पहनी है। फिर रजीना ईथन को बताती है कि इस टाइम मशीन से उन्हें एक मैसेज मिला है जो कि फ्यूचर से आया है, जिसमें तुम्हें 400 साल आगे भेजने का कहा गया है और ये भी कि 400 साल बाद की दुनिया वापस से बेहतर हो गई है। दुनिया में फिर से हरियाली है। तुम्हें तुम्हारे फादर की थ्योरी फॉलो करते हुए वहाँ जाकर वहाँ से पता करना है कि कैसे हम वापस सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन ईथन वहाँ जाने से मना कर देता है। वो समझता है कि ये सब झूठ बोलकर बस उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि ईथन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो अपनी वाइफ की वजह से भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बीमार थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जूड पर, जो ईथन को फ्यूचर में जाने के लिए समझा रहा था, लेकिन ईथन उसे कहता है कि वो अपने फादर जैसा सेल्फिश नहीं है जो अपने काम के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाएगा। जूड सब जानता था क्योंकि उसकी मॉम के बाद उसने ही ईथन का भाइयों की तरह ख्याल रखा था। जूड उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ को ठीक करने का यही रास्ता है। जब तुम वहाँ से प्लांट्स लाओगे तो एनवायरनमेंट भी ठीक होगा और तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब ईथन को उसके फादर ने वॉच दी थी तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी और वो वॉच उसकी क्लाइम में फिक्स हो गई थी, जिससे उसकी ब्लीडिंग भी हुई थी। ईथन अपनी वाइफ से भी सब शेयर करता है। उसकी वाइफ ना चाहते हुए भी ईथन को वहाँ जाने का कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ईथन रजीना के आगे एक शर्त रखता है। वो कहता है कि जब उन्हें क्योर मिलेगा तो वो मेरी वाइफ का सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जिस पर रजीना एग्री करती है। हम देखते हैं वो लोग ईथन को एक स्पेशल सूट देते हैं जो उसे मशीन में जाने के लिए पहनना था। ईथन जब उनसे पूछता है कि आगे जाकर वो क्या करेगा तो उन्हें किसी बात का कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या होगा और कैसे अपना प्लान पूरा करेगा। उन्हें तो ये भी आइडिया नहीं था कि ईथन से ही सलामत प्लांट्स को यहाँ तक लेके आ सकेगा या नहीं। ईथन को जाने से पहले एक डिवाइस देते हैं जो उसे दोनों डायमेंशन यानी पास्ट और फ्यूचर से कनेक्टेड रखेगी। फिर उस मशीन को ऑन किया जाता है, तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ईथन तेज़ी से मूव करते हुए एक जंगल में गिर जाता है। तेज़ी से आसमान से गिरने की वजह से उसके सूट को भी आग लग जाती है। वो जल्दी से अपने सूट को उतारता है और ये देख के हैरान था कि वहाँ वो नेचुरल ऑक्सीजन ले पा रहा था। जब वो आगे बढ़ता है उसे एक स्केलेटन दिखता है जिसके सर पर एक गोली का निशान बना था और जब वो उसकी ड्रेस को देखता है तो वहाँ अपना नाम देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्केलेटन उसका था। उसे करीब ही वो डिवाइस मिलती है जो उसको दोनों डायमेंशन से कनेक्ट रखने के लिए दी गई थी। वो ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके हाथ पर एग्जैक्ट वही वॉच थी, लेकिन उस वॉच की लाइट ग्रीन थी। रात को ईथन फायर जलाता है और भूख लगने की वजह से बेरीज तोड़कर खाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बेरीज जहरीली हैं। ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो जूड को वहाँ देखता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे बेहोश होने पर लैब में एक सिग्नल गया था और वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है। तभी वहाँ से एक स्कैनर ऑटोमेटिकली ईथन की आई स्कैन करता है और वो डोर ओपन हो जाता है। जब वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो वही लैब है जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था। वो दोनों वहाँ मौजूद टाइम मशीन को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो वापस पास्ट में जा सकते थे, लेकिन वहाँ एक टाइमर चल रहा था जिससे उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं, वरना ये मशीन डीएक्टिवेट हो जाएगी। दरअसल इस सिस्टम को इसी तरह ही बनाया गया था ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके।
फिर एक होलोग्राम के थ्रू वो अपने फादर को देखता है जो ईथन को एक मैसेज देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके पास 4 घंटे हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को डिवाइस की हेल्प से कलेक्ट करके उन्हें वापस जाना था। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी है और प्लांट से कवर है। वहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स देखते हैं, जिससे पता चलता है कि इंसानों के ख़त्म होने के बाद ही अर्थ का एनवायरनमेंट बेहतर हुआ था। ईथन जब अपना फ्यूचर डिवाइस ऑन करके सुनता है तो उसे खुद का रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि ज्यूड ने ही मारा था। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था। ज्यूड भी उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर उस पर गन पॉइंट करता है। ईथन जो कि काफ़ी डरा हुआ था, वो ज्यूड की मिन्नतें करता है और उसे किसी तरह खुद को मारने से रोकता है। वो कहता है कि मरने से पहले उस मशीन को ठीक करेगा। फिर वो लैब में वापस आते हैं, जहाँ टाइम मशीन की टाइमिंग सिर्फ 37 मिनट्स की रह चुकी थी। ईथन बाहर आता है इस उम्मीद में कि वहाँ स्केलेटन ना हो और वो ज्यूड को खुद को मारने से रोक पाया है कि नहीं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। फिर वो अपनी डिवाइस की बैटरी निकालकर वहाँ पर ही डिवाइस की बैटरी से चेंज करता है और देखता है कि ज्यूड और उनकी काफ़ी लड़ाई हो रही थी और वो उसे मार रहा था। ज्यूड ईथन को समझाता है कि अगर उसने ये मशीन ना चलाई तो वैसे भी मर जाएंगे। टाइम ख़त्म होने से पहले ही हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो ज्यूड से बहस करने लगता है और किसी तरह उसे एक रूम में बंद कर देता है। ईथन वापस से होलोग्राम को ऑन करता है और अपने फादर की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनता है, जो कि उसके फादर ने मरने से पहले की थी। हाँ, वो बताते हैं कि वो अपनी बनाई हुई तमाम इन्वेंशन इंसानों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रजीना उस मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। रजीना अपने गलत इरादों में कामयाब ना हो, इसलिए उसके डैड इस मशीन को ईथन के डीएनए से कनेक्ट कर दिया था। रजीना ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और ज्यूड को उसके साथ रखा ताकि फ्यूचर में वो ईथन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। ये सब देख के ईथन बिल्कुल टूट जाता है और बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने फादर को गलत समझता रहा, सिर्फ ज्यूड के कहने पर। ईथन उन लोगों को उनके किसी भी मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। और तभी ज्यूड वहाँ आकर ईथन को ऐसा करने से रोकता है और बताता है कि उसे रजीना ने ईथन को मशीन ठीक करने के बाद मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो ईथन को सच में ही अपने भाइयों की तरह समझता है और तभी खुद को शूट करके मार देता है। ईथन ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करता है और सारे एक्सटेंडेड प्लांट को टाइम मशीन में रखता है ताकि उन्हें पास्ट में भेज सके। उसने अपने फादर के सारे प्रूफ्स जो भी रजीना के अगेंस्ट थे वो सब साथ भेजे थे। फिर वो ये सब चीज़ें भेजने के बाद खुद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहीं रुक जाता है और मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि रजीना अपने गलत इस्तेमाल के लिए मशीन यूज़ ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रजीना को अरेस्ट कर लिया गया था। ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक खूबसूरत फ्लावर भेजा था। हम देखते हैं ईथन लैब से बाहर जाता है, जहां उसे अपना स्केलेटन नहीं दिखता और हमें वहां खूबसूरत ग्रीनरी दिखाते हैं और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।